Hello student, welcome to TSPH Digital Classroom. Today we are going to talk about एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कई बार बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लीजिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे मेनली क्वेश्चंस आते हैं आपके पहला वो कैटेगरी जहाँ पर आपके फिज़िक्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, बराबर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लेकर आपके बोर्स जो एटॉमिक मॉडल है तो वो तो आप डायरेक्टली फिज़िक्स के हिसाब से कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आते हैं एनएलएमएस, मतलब आपके क्वांटम नंबर्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टानिटी प्रिंसिपल को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो कि 4 क्वांटम नंबर है। आई एम टेकिंग अ क्विक recap, all right? So I'll go a little faster, but if you are still not comfortable with any of the topic, you can let me know again. So set of 4 quantum numbers are there. ये चारों क्वांटम नंबर हमें उस इलेक्ट्रॉन की पूरी एड्रेस, पूरी डिटेल जानकारी देंगे, बराबर है। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एनर्जी कितनी है, किस तरह की ऑर्बिटल के अंदर वो ऑक्यूपाई हुआ है और उस ऑर्बिटल का शेप वगैरह कैसा है, बराबर। तो ये पूरी डिटेल जानकारी हमें 4 क्वांटम नंबर से बात मिलती है। सीधी बात, नो बकवास, एकदम 4 ये क्वांटम नंबर आपकी स्क्रीन पर जो 4 बातें उसको दिमाग में रख लीजिए। जो पहला क्वांटम नंबर है n, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में जानकारी देगा कि कौन से शेल को वो बिलोंग करता है। l जो है वो सबशेल के बारे में जानकारी देता है। m जो है वो ऑर्बिटल के बारे में। l मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑलराइट, सो दैट इज ऑर्बिटल, दैट विल गिव यू द ऑर्बिटल का इन्फॉर्मेशन। एंड s इज नथिंग बट द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपने कई बार ये एनालॉजी बहुत बार सुनी रहेगी कि जैसे हमारा एड्रेस है, मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं सही तो बोल रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मुंबई के अंदर, मतलब मीरा भाईंदर के अंदर हूँ, तो भी मैं सही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं घर के अंदर हूँ, तो वो भी मैं सही ही कह रहा हूँ। बट एक्चुअली स्पीकिंग मेरी ऑक्यूपेंसी कहाँ पर है, घर के अंदर है। तो उसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल के अंदर ही होता है, बराबर। ऑर्बिटल के समूह को, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स आर टुगेदर रिफर्ड एज सबशेल्स एंड ग्रुप ऑफ सबशेल्स आर टुगेदर रेफर्ड एज शेल। ओके, तो शेल करके कुछ होता नहीं है। जैसे हमने कहा कि महाराष्ट्र, कहाँ पर लिखा है क्या महाराष्ट्र, ये ऐसा कहीं पर है नहीं। ये तो हम खाली ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है उसको हमने महाराष्ट्र कहा है, पर तो ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर रेफर्ड एज महाराष्ट्र। अ डिस्ट्रिक्ट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ what you call further cities, and a city is nothing but a group of small नगर। ओके, तो सारे नगर वगैरह को जोड़ के एक सिटी बन गई है। और नगर क्या है, एक ग्रुप ऑफ नथिंग बट हाउसेस, बराबर है। तो आप कहाँ पर रहते हो, हाउसेस में रहते हो, नगर में रहते हो, कि जिले में रहते हो, कि मतलब महाराष्ट्र में रहते हो, तो सारी बातें सही है, कुछ उसमें गलत नहीं है। तो उसी तरह से ये एनालॉजी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ रहता है। सीधी बात, नो बकवास, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, शेल में रहता है, सबशेल में रहता है कि ऑर्बिटल में रहता है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स लिव इन दी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के ग्रुप को हम कहते हैं सबशेल और सबशेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं शेल। ऑलराइट, तो चलिए क्विकली जानकारी लेते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें उसकी मेन एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी मिलती है। इट इज़ डिनोटेड बाय n एंड इट की वैल्यू जो होती है वो कौन सी होती है, 1 2 3 4, मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू उसकी रहेगी। एज में ओनली इंटीग्रल वैल्यूज विल बी देयर एंड नॉट इवन जीरो। ओके, दे आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ KLMNO, तो ये भी चलेगा। एक प्रिंसिपल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हमें जानकारी मिलती है विद द फॉर्मूला 2n²। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय 2n²। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली जो फर्स्ट एनर्जी लेवल रहेगी उसकी एनर्जी सबसे कम है, फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की ज़्यादा, फोर्थ की ज़्यादा, फिफ्थ की ज़्यादा। ये तो बोहर्स का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे, करेक्ट। सो जैसे जैसे प्रिंसिपल शेल बढ़ता जाएगा वैसे एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी। लोअर द शेल नंबर, लोअर इज द एनर्जी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि दिस विल गिव अस द आइडिया अबाउट द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, बराबर है। द शेप ऑफ द वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल, ये जो आइडिया हमें कहाँ से मिलती है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। मतलब एक्चुअली सबशेल वो किससे बना है, ऑर्बिटल से बना है। तो जो ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो हमें कहाँ से पता चलता है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, ऐसे कैसे पता चलता है सर, दैट वी विल सी सून। ओके, सो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि प्रिंसिपल शेल क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सबशेल। तो ये भी सवाल आएगा कि सर एक शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, तो बोलना है जितना हुआ शेल नंबर उतने नंबर ऑफ सबशेल। मतलब नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं 5वें शेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें 5 सबशेल होंगे।
चौथे शेल में कितने सबशेल होंगे? 4 सबशेल होंगे। थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे? 3 सबशेल होंगे। और फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल, मतलब जितना वह शेल नंबर है उतने नंबर ऑफ सबशेल रहेंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 8वां शेल उसमें कितने सबशेल्स पॉसिबल है, तो आंसर इज 8 सबशेल्स आर पॉसिबल। ओके, और 6th शेल में कितने सबशेल्स पॉसिबल है? तो 6 सबशेल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रही है, बराबर। हालांकि आप जानते ही हैं कि हमारे अभी तक के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, 118 तक के एलिमेंट की हमें जानकारी है, वहाँ तक हमें सिर्फ 4 ही सबशेल की ज़रूरत पड़ती है, तो आगे की सबशेल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दैट डजंट मीन वो डिस्कवर, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी तो इसकी डेफिनेटली बनती है। तो अगर आपको एमसीक्यू में ऐसा सवाल आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी का अगर 8 है तो उसकी कितने अजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल है, तो 8 अजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल है, अलग अलग, समझे। तो जितना वह शेल नंबर है उतने नंबर ऑफ सबशेल्स उसमें पॉसिबल हो जाते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, सबशेल वैल्यू विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। तो 0 to n-1 अगर आप गिनोगे, मतलब 0 को इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके कितने वैल्यूज़ होंगे? n वैल्यूज़ होंगे। सर यहाँ तो n-1 लिखा है, अरे 0 to n-1 है ना बेटा, तो 0 to n-1 हो तो n वैल्यूज़ विल बी देयर। ओके सर, समझा नहीं। लेट अस कंसिडर, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में कितने सबशेल पॉसिबल है? एक ही सबशेल पॉसिबल है जिसकी क्वांटम नंबर 0 है। ओके, समझा। उसका 0 L इज इक्वल टू 0 का मतलब ये मत समझिए कि वहाँ पर सबशेल है ही नहीं, सबशेल है, उसकी क्वांटम नंबर 0 है। ओके, सबशेल की क्वांटम नंबर 0 है। तो फर्स्ट शेल के अंदर एक सबशेल है जिसकी क्वांटम नंबर 0 है। सेकेंड शेल में 2 सबशेल है जिसकी क्वांटम नंबर 0 और 1 है, तो 2 सबशेल हो गए। और थर्ड शेल के अंदर कितने रहेंगे? ऑब्वियसली 3 रहेंगे, 0 1 2। एंड फोर्थ शेल में कितने रहेंगे? 4 सबशेल रहेंगे, 0 1 2 3। तो ऑब्वियसली फिफ्थ शेल में कितने रहेंगे? 5 सबशेल रहेंगे, 0 1 2 3 4, लाइक दैट। ओके, अभी ये भी मज़े की बात है कि जो 0 सबशेल है, जो सबशेल नंबर जिसका 0 है, उसी को हम एस सबशेल कहते हैं। सबशेल नंबर 1 तो उसको हम पी सबशेल कहते हैं, सबशेल नंबर 2 उसको हम डी सबशेल कहते हैं, और थर्ड वाले सबशेल को, मतलब सबशेल नंबर 3, इसको हम एफ सबशेल कहते हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिए, जो एसपीडीएफ है उसके नंबर्स आपको एकदम से दिमाग में बैठ ही जानी चाहिए। 0 1 2 3 एसपीडीएफ मतलब क्या? 0 1 2 3 एसपीडीएफ मतलब क्या? 0 1 2 3। ठीक है, लेट अस क्विकली टेक एन क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि मैं कौन से सबशेल की बात कर रहा हूँ, बराबर। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप आंसर लिख दीजिए फटाफट। ओके, नाउ आई विल डिस्क्लोज द आंसर। सो 1 और 0, 1 और 0, 1 मतलब फर्स्ट शेल और 0 मतलब एस सबशेल, तो हम बात कर रहे हैं 1s सबशेल के बारे में। फोर्थ शेल और सबशेल की नंबर है 3, सबशेल नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ सबशेल को। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं 4f के बारे में। अगर मैंने 3 और 1 लिया, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 3p के बारे में, है ना। 1 मतलब क्या होता है? पी सबशेल। तो ये मैंने आपसे कहा ना, इसकी जो प्रीवियस वाली टेबल थी वो आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह आंसर आएगा। और ये 6 रहेगा और 2 रहेगा, तो क्या आंसर आएगा? 6d। समझ गए ना, 2 मतलब डी सबशेल हो गया ना, और 6th शेल की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं 6d ऑर्बिटल्स के बारे में। इज दैट क्लियर? है ना आसान। चलिए क्विकली ये ट्राई कीजिए। हाउ अबाउट n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 3? क्विक क्विक क्विक। अरे लपड़गंजुओं, फंस गए ना। n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 3, तो आपका आंसर 1f आया। अब मुझे मूर्खम परम सुखम जरा ये बताइए कि क्या फर्स्ट शेल के अंदर l इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है? ऑब्वियसली नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। l इज, जो l की वैल्यू रहती है ना, l की वैल्यू ये हमेशा n से छोटी होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ये देखिए, आप इधर के एग्जाम्पल देखिए, ये सारे एग्जाम्पल में देखिए, क्या जो भी मैंने सबशेल वैल्यू ली है वो शेल से छोटे है? हाँ, ऐसा क्यों सर? अरे अभी तो बताया था कि l की वैल्यू कितनी होती है? 0 to n-1, n-1 मतलब अगर n की वैल्यू अगर मान लीजिए 5 है तो उसकी वैल्यू 0 to 4 की रेंज में आनी चाहिए। l वैल्यूज़ विल बी फ्रॉम 0 to 4, 0 1 2 3 4, तो इट कैन नॉट बी 5, इट कैन नॉट बी इवन इक्वल, इट कैन नॉट बी मोर। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी ही होनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू 1 में एक ही सबशेल पॉसिबल है, एंड दैट इज 0 सबशेल एंड दैट इज s सबशेल। तो l इज इक्वल टू 3 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये 0 to n-1 को दिमाग में बिठाइए। l की कितनी वैल्यूज़ होती है? 0 to 1-n। l की कितनी वैल्यूज़ होती है? 0 to n-1, ठीक है। और सिंपल भाषा में जितना वह शेल नंबर उतने नंबर ऑफ सबशेल। 5वें शेल में 5 सबशेल। कौन से 5? 0 1 2 3 4, 0 से शुरू करना है। ऑलराइट, ऑर्बिटल सबशेल की जो नंबर है वो 0 से शुरू करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स में हमने देख तो लिया एसपीडीएफ है। अभी इसके अंदर भी क्या एनर्जी के लेवल होते हैं क्या? बराबर। अभी एक बात ध्यान से सुनिए,
हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर सारे सबशेल की वैल्यू सेम ही है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब तक हमने भरे नहीं है। बट जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करना शुरू करते हो तब SPDF की एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाती है, बराबर है। अगर आप मुझे पूछोगे कि हाइड्रोजन के अंदर क्या 3s और 3p सबशेल है, मैं कहूँगा हाँ, क्यों नहीं है। तो वो भरे हुए हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं भरे। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ भी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल ही ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ये सब तो खाली है। तो थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या? इजी अन्ना, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब S और P अभी खाली है। जब वो लोग खाली रहते हैं तभी S और P की एनर्जी लेवल सेम मानी जाएगी। 3s और 3p अलग है एनर्जी लेवल, ऐसा नहीं माना जाता है। जब उसे आप भरना शुरू करते हो तब उसकी एनर्जी लेवल दो अलग अलग हो जाएगी। अगर मान लीजिए थर्ड शेल भरा हुआ है हमारे पास में, बराबर है, अगर आप बात कर रहे हो लेट्स से आर्गन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पर थर्ड शेल तो भरा हुआ है। अगर थर्ड शेल उसमें भरा हुआ है तो हम कहेंगे उसमें 3s और 3p की एनर्जी लेवल अलग है। तो अलग है तो ये भी सवाल आएगा कि किसकी ज़्यादा है, तो ये SPDF इंक्रीजिंग ऑर्डर है। S ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, P की ज़्यादा, D की उससे ज़्यादा और F की उससे भी ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है, हम पहले S ऑर्बिटल को भरते हैं, फिर P, D एंड देन F, बराबर है। तो ये एनर्जी लेवल है, तो इसको भी ध्यान रखिए, अब वो के अंदर इसका काम लगेगा, ठीक है। SPDF इज द एनर्जी लेवल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल कितने होते हैं? जैसे शेल का हमने देख लिया कितना होता है, 2n², बराबर है, 2n² होता है। अगर फर्स्ट शेल की हम बात करें तो वहाँ पर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में, अरे बोलिए बोलिए, 32। अच्छा, ऐसा सवाल आया कि सिक्स शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिक्स शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 6 इन 2n² इज अ फॉर्मूला है ना, तो 6 का स्क्वायर इंटू 2, बराबर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, दैट इज आंसर इज नथिंग बट 72 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हो गई। तो सिक्स शेल की अगर आपको कोई कैपेसिटी पूछे कि भाई सिक्स शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, तो आंसर इज 72 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ना, आसान, बराबर है। चलिए, अभी सवाल ये कि सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, एक सेकेंड, ये हाँ, ये हम पता कर सकते हैं इस तरह से, आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप याद रख सकते हैं और छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ भी जानते हैं। ऑलराइट, S सबशेल की कैपेसिटी 2 है, P की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी 10 है, F की कैपेसिटी 14 है, बराबर है। हर एक के अंदर आप 4-4 बढ़ाते जाओ। ऑलराइट, तो पर सर ये आपके पास में डेटा आया कहाँ से? देखो, डेटा को गोली मारो वो मैं बताता हूँ, पहले आप ये याद करो कि 4-4 बढ़ाते जाओ, पहले बोल दो 4-4 बढ़ाते जाना है। कितना बढ़ाते जाना है? 4-4 बढ़ाते जाना है ना, आसान। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो कि S सबशेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। P की 4 बढ़ा दिया, 6 हो गया। D की 10 हो गई, F की 14 हो गई। अगर मैंने मान लीजिए आपको G ऑर्बिटल का पूछा तो आप मुझे क्या बताओगे? G ऑर्बिटल अगर है उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? 18, परफेक्ट। कैसे भैया? 4-4 बढ़ाते जाना। और मान लीजिए उसके बाद में नेक्स्ट एक और ऑर्बिटल है H, उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? 22। कैसे पता करा? 4-4 बढ़ाना है सर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल शॉर्टकट याद करा दिया। अब मैं बात करता हूँ कि ये कैसे आया, बराबर है। तो जैसे आप जानते हो, क्या जानते हो, ये जानते हो कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, फोर्थ शेल की कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन की है, बराबर। यह जानकारी हमें है। अभी फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सबशेल होता है, दैट इज S सबशेल, बराबर है, बराबर है। S सबशेल एक ही सबशेल होता है। अब हमारे पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो S सबशेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, और कितने रहेंगे, है कि नहीं? जब हमारे पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 2। तो सर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते का? ऑब्वियसली यार, अभी 2 से ज़्यादा कैसे भरोगे? उसकी कैपेसिटी ही 2 है ना, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर सकते नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसमें S सबशेल की कैपेसिटी 2 है। अभी सेकेंड सबशेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं? 2 सबशेल होते हैं, S और P। हम जानते हैं कि S की कैपेसिटी तो 2 है, बराबर है, लेकिन टोटल हमें क्या कैपेसिटी दी हुई है सेकेंड शेल की? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो S सबशेल में चले गए, तो P में कितने बच गए? 6 बच गए। तो हो गया ना, P सबशेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। अब थर्ड शेल जो है इसके अंदर कौन से सबशेल हो गए? S, P और D, बराबर है, 3 सबशेल होंगे। ऑलराइट, अभी इसमें हम जानते हैं कि S सबशेल की कैपेसिटी 2 की है, P की कैपेसिटी 6 की है। अब टोटल कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की है, तो 18 में से 8 तो हमारे कवर हो गए, तो बचे कितने? 10। तो D की कैपेसिटी कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन की हो गई, है ना, आसान। और इसीलिए तो आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी S सबशेल में S ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं, क्योंकि कैपेसिटी उसकी 2 है। D ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं, क्योंकि कैपेसिटी 10 है। P ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं भाई? 6 ग्रुप होते हैं, क्यों होता है? कैपेसिटी उसकी 6 इलेक्ट्रॉन की है कि नहीं?
तो वैसे ही आप अभी 32 वाले को देख लीजिए, S P D एंड F बराबर है, 4 ऑर्बिटल है। उसमें हम ये तो जान चुके हैं 2 है S सबशेल कैपेसिटी, 6 इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल में जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आपके D सबशेल में जाएंगे। तो बच्चे कितने, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 32 में डिफरेंस कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन का। तो 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी आपकी एफ सबशेल की हो गई है ना। तो इस तरह से हमने कैपेसिटीज़ निकाली है। तो कैपेसिटीज़ आपको याद रखनी होगी, आप सीधे सीधे इसको आप याद कर लीजिए। एस सबशेल की कैपेसिटी 2, पी की 6, डी की 10 और एफ की 14 इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, ठीक है। So magnetic quantum number determines the number of orbital present in any subshell. Magnetic quantum number determines the number of preferred orientation of electron present in the subshell. Alright, मतलब कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, समझे कि नहीं? नहीं समझे, कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। पहले आप ये याद करते रहिए कि कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो बोलता है 12 + 1 वैल्यू हो सकते हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L, M हैज़ 12 + 1 वैल्यू, बराबर है। ओके, 12 + 1 है, ये क्या बोल रहे हो? देखो एकदम सीधी बात बोलता हूँ, मुझे बताए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो आपको सब बैक कैलकुलेशन समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चार्ज पार्टिकल्स है, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, येस और नो। तो अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो दुनिया में सारी चीज़ें मैग्नेटिक होनी चाहिए, येस और नो, बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें मैग्नेटिक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करते हैं, बराबर है। तो अगर हम ये कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ी में ही एग्जिस्ट करेंगे, बराबर है। अगर हम ये कहते हैं, नहीं, हमें ये कहना ही होगा कि दो इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक अप स्पिन में रहेगा तो दूसरा डाउन स्पिन में रहेगा, तो ही उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नलीफाई हो सकती है। तो सर इसका मतलब तो ये होगा कि किसी का इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ी नहीं बनाए, पेयर नहीं बनाए, तो मैग्नेटिक हो जाएगा। येस, एंड दैट्स द रीज़न वाई हम मैग्नेटिक मोमेंट जब भी फाइंड करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं ना, बराबर। 11th के जिनके बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया उनके लिए टाइम है, बट अदरवाइज 12th वाले जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू = √n × n+2। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, यस और नो। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। आई वुड रादर करेक्ट माई सेल्फ, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूस, विल प्रोड्यूस ज़रूरी नहीं है। उसके रीजंस आप जानते हो, मैग्नेटिक आपके डोमेन थियोरी वगैरह वो हम बाद में देखेंगे बाकी बच्चों के लिए, अभी के लिए। लेकिन ये तो प्री रिक्विजिट है ही, ये तो ज़रूरी है कि कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक होगा तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़रूर होंगे। ऑलराइट, तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक दूसरे की मैग्नेटिक स्पिन को नलीफाई करते हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जोड़ी में एग्जिस्ट। तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारा कंक्लूजन है, इसको याद रखिए। ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिट नहीं है ऑर्बिटल, ऑर्बिट मतलब शेल होता है, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट होगी, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन होगी। ऑलराइट, तो अब कॉमन सेंस लगा के मुझे बताइए कि पी सबशेल की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें आपने क्या कहा कि सर वो 2-2-2-2 की जोड़ी में एग्जिस्ट करेगा। तो कितने ऑर्बिट बन गए, सॉरी कितने ऑर्बिटल बन गए, 3 ऑर्बिटल बने कि नहीं बने? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कितने ऑर्बिटल बने, 3 ऑर्बिटल बने। तो आपकी जो एल वैल्यू थी, पी की एल वैल्यू कितनी होती है, 1, भूल गए क्या? एस की 0, पी का 1, बराबर। लेकिन सर पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन, अरे 6 तो उसकी कैपेसिटी है। पी की सबशेल की नंबर क्या है, सबशेल नंबर 1 है ना उसका। तो 2 × 1 + 1 = 3 हो गया ना। अगर मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एफ सबशेल के बारे में, ठीक है। तो एफ सबशेल की कैपेसिटी कितनी है, 14 इलेक्ट्रॉन की है। 14 मतलब 2-2-2-2 के हिसाब से इसके अंदर कितने 7 ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। और आप खुद ही देख लीजिए एफ ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, एफ ऑर्बिटल की वैल्यू 3 है। तो 2 × 3 + 1 दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 7। चेक इट आउट, है ना। सो 12 + 1 इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कितने होंगे तो बोला 12 + 1। ऑर्बिटल कितने होंगे 12 + 1। और नहीं तो भी आप कॉमन सेंस लगा दीजिए यार, जितना वो सबशेल की कैपेसिटी रहती है ना उसके हाफ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। अगर किसी सबशेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है तो उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसके पास में ऑब्वियसली 9 ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स, है कि नहीं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि जितना उसका कैपेसिटी रहता है उसके हाफ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, या सिंपली 12 + 1, 12 + 1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ आप याद रख लीजिए, 12 + 1, ठीक है। और ये 12 + 1 वैल्यूज़ तो है, लेकिन ये वैल्यूज़ कौन सी है अभी वो याद करना है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, कितनी वैल्यूज़ आएगी, अभी कौन सी वैल्यूज़ हमने असाइन की है। तो हम वैल्यू असाइन करते हैं -L2 + L इंक्लूडिंग ज़ीरो। एक सेकेंड, हाँ, हम लोग कौन सी वैल्यू असाइन करते हैं, -L2 + L इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी p ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, बराबर है, तो p ऑर्बिटल, p सबशेल की बात करें तो p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है, हम जान चुके। बट ये कौन सी 3 ऑर्बिटल है, तो बोला p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 1 होती है ना, p की सबशेल वैल्यू 1 है, तो -12 + 1 इंक्लूडिंग ज़ीरो। लो, हो गई ये 3 वैल्यू, -1, 0 और +1, है ना, आसान है, बराबर है। चलिए आगे लेते हैं अभी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एकदम पूरी बढ़िया तरीके से मैंने इसको समराइज़ किया, ये टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, बराबर। 2 टेबल और आएंगे, ये एक टेबल और एक और टेबल आएगा, ये दोनों टेबल को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लिया तो आपके क्वांटम नंबर के प्रॉब्लम कभी गलत नहीं जाएंगे, बराबर है। बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। तो एस सबशेल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है, बराबर। उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की है तो एक ही उसमें ऑर्बिटल रहेगी, है कि नहीं। और कौन सी ऑर्बिटल रहेगी, उसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अच्छे से बाउंसर गया सर ये, अरे भगवान, ये देख लीजिए। चलिए आप ये थर्ड से शुरुआत करोगे ना तो और अच्छे से समझेगा। थर्ड एफ़ की जो वैल्यू है वो 3 है, बराबर है। तो एफ़ की वैल्यू 3 है, तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल, -3 + 3 इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना, -L2 + L इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये वैल्यूज़ होती है। तो -3 -2, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी, गिन लो, 7 वैल्यूज़ हो गई, बराबर। तो 7 वैल्यू को मैं ऐसा भी तो ले सकता हूँ ना, 12 + 1 वैल्यूज़ आर पॉसिबल, तो 7 ऑर्बिटल्स आर देयर, ओके। तो एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होती है और कैपेसिटी इसकी 14 इलेक्ट्रॉन की है। सर ये सब तो हम लोग को आता है, हमको वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते। अरे लेगा ना बाबा, इसके बाद मैं एमसीक्यू भी लेने वाला हूँ, इसी के अंदर मैं आपके साथ में 10 एमसीक्यू डिस्कस कर लूँगा और आपका एकदम कॉन्सेप्ट 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया टेबल, ओके, पक्का ना। चलिए आगे फिर अगर एक बार समराइज़ करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर कितने सबशेल है, एक ही सबशेल पॉसिबल होगा और उसकी वैल्यू 0 होगी। सेकेंड शेल में 2 सबशेल पॉसिबल है, 2s और 2p, और 2s के अंदर एक ही जो है 0 एक ही सबशेल होगा, और 2p के 3 सबशेल हो गए, -1, 0 और +1, बराबर। इसी को बच्चों हम px, py और pz कहते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, उसका नंबर -1, 0 और +1 है, ठीक है। चलिए, और अभी थर्ड सबशेल के अंदर कितने, थर्ड शेल में कितने सबशेल पॉसिबल है, 3 सबशेल पॉसिबल है, जितना वह शेल नंबर उतने नंबर ऑफ सबशेल। तो थर्ड शेल में 3 सबशेल, 3s, 3p और 3d। और 3s शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, 0, है ना, मतलब 0 मतलब उसकी नंबर 0 है, हाँ, 0 सबशेल होता है ऐसा नहीं, एक सबशेल है जिसकी नंबर 0 है, बराबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी उसका 0 है, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी 0 है। p जो है ये क्या है, p आपका मतलब थर्ड 3p है। p के अंदर 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है, -1, 0, +1, और 3d के अंदर कितने वैल्यू पॉसिबल है, 5 वैल्यू पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ शेल में 4 सबशेल पॉसिबल है, 4s, 4p, 4d और 4f, और सबका मैंने यहाँ पर आपको डिटेल बता दिया। तो इस टेबल को भी अच्छे से आप समझ लीजिए, ओके। अभी हम लोग क्विकली लेते हैं क्वेश्चंस, बराबर है। ये क्वेश्चंस है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको है ना वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना है। व्हाट विल बी दी L वैल्यूज़ ऑफ 4p, व्हाट विल बी दी L वैल्यूज़ ऑफ 7p। ये आपके क्वेश्चंस सारे स्क्रीन पर है और आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से पॉज कर लीजिए और आप सॉल्व करिए और फिर वापस से देखिए, ओके। चलिए, तो व्हाट विल बी दी वैल्यूज़ ऑफ 4p सबशेल। L वैल्यू हमें पूछा है ना, L वैल्यू तो p सबशेल है, ये तो फिक्स ही है। तो p सबशेल की L वैल्यू कितनी होती है, p सबशेल की L वैल्यू होती है 1। S सबशेल की L वैल्यू 0, 0, 1, 2, 3 है ना, तो उसकी वैल्यू है 1। अभी दूसरा सवाल है, व्हाट विल बी दी L वैल्यू ऑफ 7p सबशेल। अभी वो 7p हो, 4p हो कि 3p हो, भाई है तो वो p सबशेल, और p सबशेल की वैल्यू तो फिक्स है, p सबशेल की वैल्यू 1 होती है कि नहीं।
अभी पूछा कि इज़ दिस वैल्यू पॉसिबल, तो इस तरह के सवाल आपको कई बार आते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले में क्या बोला है 300, तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है ना, हमेशा n रहता है, सेकंड l रहता है और ये m रहता है, वो सीक्वेंस ऑब्वियसली आप मान के चलो। तो पहले में अपने को क्या बोला है 3 0 और 0, 3 मतलब थर्ड शेल, l मतलब उसका s सब शेल, और s सब शेल की m वैल्यू 0 होती है, यस माने ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर 4 1 -2, अभी 4 मतलब क्या हुआ, फोर्थ शेल हो गया, 1 मतलब क्या हो गया, p हो गया, ठीक है 4p। अब p जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 के हिसाब से उसकी जो ऑर्बिटल वैल्यू -1 0 और +1 ही होती है, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात है, अगर ये 1 है ना, सेकंड वाला वैल्यू आपका 1 है, तो फिर दूसरा वैल्यू -1 to +1 इंक्लूडिंग 0 होना चाहिए, ये उससे आगे वाला नंबर हो ही नहीं सकता है कि नहीं। फिर दूसरे वाले में क्या बोला है 2 3, और देखो 2 और 3 आए, ये तो देख के ही आपको इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्यों, 2 है और सेकंड वैल्यू जो है वो हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू से छोटी ही होनी चाहिए, है ना। एल वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटा ही होता है। फिर भी आप देख लो, अब ये 2 बोला है और 3 मतलब क्या होता है एफ, 2f होता है क्या भाई, ऑब्वियसली नहीं होता। सेकंड शेल में सिर्फ 2 ही सब शेल है, एस और पी, एफ होता ही नहीं है उसके अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। बराबर, -3 तो सर लेकिन पॉसिबल है, अरे -3 को गोली मारो, 3 जब पॉसिबल नहीं है तो आगे का क्या देखना, पहले आपको शेल सब शेल चेक करना होता है, फिर आपको ऑर्बिटल चेक करनी है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है 6 4 और +2, 6 मतलब क्या हो गया, 6 शेल हो गया, और 4 मतलब क्या हो गया, अभी 4 तो मतलब तो सर ये तो हमारा SPDF का वैल्यू तो 0 1 2 3 था, हाँ तो क्या हुआ, वैल्यू तो पॉसिबल है ना। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, तो उसके अंदर कितने सबशेल पॉसिबल होंगे, 6 सबशेल पॉसिबल होंगे, है ना। 6 शेल में 6 सबशेल पॉसिबल है, कौन से 6 पॉसिबल होंगे, तो SPDFGH, बराबर, आगे ABCD बोलते जाने का, SPDFGH, बराबर है, तो ये पॉसिबल तो है। अरे अपने को वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, क्या 4 जो है वो 6 से छोटा है, ऑफकोर्स 6 से छोटा है, मतलब ये पॉसिबल तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 नंबर, 4 मतलब 0 1 2 3 4, मतलब SPDFG, बराबर है। हम बात कर रहे हैं 6G के बारे में, समझ गए, 6G ऑर्बिटल, और ये +2 हमें बोला हुआ है, +2 मतलब ये जो थर्ड वाली वैल्यू, इसके कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं, +4 से -4 इंक्लूडिंग 0, तो +2 उसके अंदर आता है, हैंस इट इज़ पॉसिबल, बराबर। और सिंपली आप देख सकते हो जो 4 है वो इसी +2 है वो 4 वाली रेंज में, +4 to -4 की रेंज में आता है, इसके लिए ये हो गया। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, फर्स्ट वाली भी पॉसिबल है, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए होपफुली आपको ये अभी और बेटर क्लैरिटी मिल रही है, बस इसी के ऊपर आपके MCQ आने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, all 3 p orbitals of the particular principal shell have the same energy in the absence of magnetic field, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस, नहीं ये दूसरा है, हाँ ये कह रहा है कि मान लीजिए हम अगर d ऑर्बिटल की बात करें, तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, d की वैल्यू कितनी है, अरे SPDF, d की वैल्यू कितनी है 2 है ना d की वैल्यू, तो -2 से +2 इंक्लूडिंग 0, -2 -1 0 +1 +2, ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होती है, कभी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब भी मान लीजिए, जैसा आप तो जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, 12th वाले बच्चों ने पढ़ा है, जब भी आपका जो लिगेंड अप्रोच करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट अप होता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल शब्द से क्या मतलब होता है, क्रिस्टल मतलब सेम अरेंजमेंट फिक्स होना, तो इनकी क्रिस्टल फील्ड थी, फिक्स अरेंजमेंट थी, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्मार्ट बच्चे जानते हैं कि डी के अंदर T2G और EG जैसे 2 ग्रुप स्प्लिटअप हो जाते हैं। 11वीं के बच्चे जो अभी अभी 12वीं में आए हैं वो लोग ये रिवीजन देख रहे हैं, वो इग्नोर करेंगे। बाकी के लिए मैं आपको बता दूं कि डी ऑर्बिटल हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, उसकी जो सब ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल होती है वो सेम होती है, बराबर है। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तब उसकी एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। जब तक उनकी एनर्जी लेवल सेम है तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब बायो में डीजेनरेट शब्द का मतलब होता है डीकम्पोज होना, यहाँ ऐसा मतलब नहीं है, यहाँ इसका मतलब होता है डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम एनर्जी लेवल। तो ये याद रखिए, जब आप कहते हो कि किसी के पास में डीजेनरेसी है मतलब उसका एनर्जी लेवल सेम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने अभी बताया उसको ब्रेक करेगा और उसको स्प्लिट कर सकता है, ठीक है। अभी स्पिन क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर तो भाई बड़ा आसान है यार, कोई भी ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ऊंचू रहेगा या तो नीचू रहेगा, यस और नो, या तो अप स्पिन में रहेगा तो डाउन स्पिन में रहेगा। जो अप स्पिन में तो +½ है, नहीं तो -½ है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के 2 पॉसिबल मतलब हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक
प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एम द स्पिन क्वांटम नंबर विल हैव टू पॉसिबल नंबर, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये हमें बताता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस और एम सफिक्स एस। स्पिन इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड hence there are two values, plus half minus half, ऊंचू और नीचू। द क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और यही तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करता है ना, एक प्लस एक अप है और डाउन है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गई। और मज़े की बात देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को मैं पिक्चर में ला रहा हूँ, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हो तो उसके चारों क्वांटम नंबर कभी इक्वल नहीं होंगे, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर रहेगा जो डिफरेंट होगा। अब ऑब्वियसली मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में है, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। दो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में, वो पॉसिबल है। दोनों एक ही सब शेल में, वो पॉसिबल है? हाँ वो भी पॉसिबल है। क्या वो एक ही ऑर्बिटल में हो, वो पॉसिबल है? हाँ वो भी पॉसिबल है। लेकिन उसकी स्पिन भी सेम हो, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में होगा तो दूसरा कंपलसरी डाउन स्पिन में होगा ही, बाय डिफॉल्ट डाउन स्पिन में होगा। इसी को हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, की कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके चारों क्वांटम नंबर कभी इक्वल नहीं होते, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही। दैट डजंट मीन कि एक ही अलग होता है, चारों अलग भी हो सकते, तीन अलग भी हो सकते, दो अलग भी हो गए, लेकिन कम से कम एक तो अलग होगा ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी को आप कहते हो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, चलिए अभी NLMS पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब तक मैंने आपको N, L और M पे दिया, अभी S भी इसको मैं पिक्चर में ले रहा हूँ। कैन टू इलेक्ट्रॉन हैव अ सेम क्वांटम नंबर? आंसर इज नो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने देखा है। विच इज़ हायर इन एनर्जी? अभी हाँ, ये भी सवाल आता है कि अभी एनर्जी में हायर कौन है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिलअप करते हो तो आप जानते हो कि आपको क्या फॉलो करना होता है, अवॉ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन वर्ड है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ओके, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप में ऑब्वियसली बात है, आप पहले लोअर एनर्जी भरते हो फिर हायर एनर्जी में जाते हो, बराबर है। आप पहले लोअर पोटेंशियल से धीरे धीरे हायर पोटेंशियल की ओर जाओगे ना, पहले माले पे आए बिना 10वें माले पे थोड़ी जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले लोअर एनर्जी भरा जाए और फिर हायर एनर्जी भरा जाए। लेकिन सवाल ये था कि फिर हायर एनर्जी हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास में दो रूल है जिसको हम कहते हैं अवॉ रूल। अवॉ का पहला नियम क्या बोलता है? लोअर n+l वैल्यू विल हैव अ लोअर एनर्जी। मतलब सिर्फ आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं देखना है, आपको प्रिंसिपल और अजीमुथल दोनों को मिला के चेक करना है कि किसकी एनर्जी लेवल हायर है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली, आपके सामने देखो ये एग्जांपल्स है। अभी मुझे बताइए 2s का मतलब क्या होता है? 2+0। और 2p का मतलब क्या होता है? 2+1, बराबर। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो आंसर कौन सा आ रहा है? ये 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लोअर एनर्जी है और 2s जो है ये लोअर एनर्जी है और 2p है वो हायर एनर्जी है। तो आप पहले किसको भरोगे? 2s को भरोगे। लोअर एनर्जी को पहले भरना है, बराबर, फिर हायर एनर्जी में जाना है। वाले पहले हम फर्स्ट शेल को भरेंगे, फिर सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल एंड सो ऑन। ठीक है, अभी 3D और 4s में हम पहले किसको भरे? तो 3D के अंदर जो है ये क्या हो गया? 3+d की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है ना। अजीमुथल क्वांटम नंबर याद है ना आपको? d की अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है। और 4s मतलब क्या हो गया? 4+0 हो गया, बराबर। 4+0 क्या हो गया? 4, 3+2 हो गया 5। तो एनर्जी लेवल ये 4 वाला छोटा आ रहा है, ये 4 वाला छोटा आ रहा है, 3D वाला बड़ा आ रहा है। तो पहले आप 4s को भरोगे फिर आप 3D को भरोगे, बराबर है। और 6s और 5D के अंदर आप पहले किसको भरोगे? तो 6s मतलब क्या हुआ? 6+0 इज 6, 5D इज नथिंग बट 5+2 दैट इज 7। सो ये आपका 6s जो है वो लोअर एनर्जी लेवल हुआ और आप इसी को पहला भरोगे। 5G और 7p, अब 5 में G आ गया, तो G बोले तो कौन सा होता है? S P D F G, मतलब 0 1 2 3 4, समझ गए ना? ऐसे ही बोलना है आपको। अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होती है, ये मत भूलना। और प्रिंसिपल शेल हमेशा 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो 5G और 7p के अंदर कौन छोटा आया? 5G मतलब क्या हुआ? 5+5 दैट इज़ 10। और 7p मतलब कितना हो गया? एक मिनट, 5G मतलब क्या? S P D F G, 0 1 2 3 4 आ रहा है, सॉरी। 5+4 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। और 7p मतलब कितना हो गया? p मतलब कितना था? वैल्यू 1, तो 7+1 कितना है? 8। तो ये एनर्जी लेवल 5G की ज़्यादा है, 7p की कम है, और इसीलिए हम पहले 7p को भरेंगे, है ना। लोअर एनर्जी लेवल को पहले भरना है। तो खाली 5 और 7 देख के कॉमेंट नहीं कर सकते, आपको n और l दोनों वैल्यूज़ देखने हैं। ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी देखना होगा। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड रूल,
सेकंड रूल अभी क्या बोलता है, मान लीजिए n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा है, तब क्या करोगे, तब तो टाई हो गया। तो वो केस में बड़ा आसान है, लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी फील्ड ऑफ फर्स्ट, मतलब जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिर देखेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा वो पहले भरेंगे। एग्जाम्पल क्विकली, 3D, 3 मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब 2 हो गया, तो 3 + 2 हो गया, और 4p मतलब क्या हो गया, 4 + 1 हो गया। अब 4 + 1 इज ऑल्सो 5, 3 + 2 इज ऑल्सो 5। तो पहले किसको भरेंगे, तो बोला फिर अभी टाई हो गया ना, जब भी दोनों में टाई होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करें, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसको पहले भरेंगे। इसका मतलब 3 यहाँ पर छोटा है तो हम पहले 3D को भरेंगे। ऑलराइट, पहले वी विल फिल अप 3D, तो 3D ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी लेवल माना जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे देखो दूसरे एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, अभी 5p और 6s हमने लिया हुआ है, तो 5p और 6s में किसको भरेंगे, 5p इज नथिंग बट व्हाट 5 + 1, 6s बोले तो 6 + 0, बोथ दोनों का आंसर 6 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो पहले लोअर एनर्जी लेवल, लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, तो इसको आप पहले भरोगे, 5p को आप पहले भरोगे, है ना, एकदम आसान है, ईजी है। चलिए, और इसी तरह से हमने पूरा वो सीरीज़ तैयार किया है, ये तो स्मार्ट बच्चे जानते ही है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 6p6, 7s2 5f14 6d10 7p6। तो ये पूरा ऑर्डर भी है, तो ये अगर आपको ऑर्डर याद रखना तो याद कर लीजिए। तो रियल टाइम में मैंने आपको दोनों रूल सिखा दिए, n + l वैल्यू चेक करने का, लोअर n + l वैल्यू को पहले भरेंगे, अगर टाई हो गया तो लोअर n देखने का। ठीक है, ओके। चलिए, नाउ क्विकली वी कम ऑन द MCQs। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच सेट इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 4f ऑर्बिटल का है, तो 4f का मतलब क्या होगा, फोर्थ शेल है, तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 4 वाला, मतलब ऑप्शन ए तो आपका पहले ही बाहर चला गया। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, 4 है, 4 है। अभी n = 4 है और f बोला है ना हमें, f मतलब कौन सा सबशेल हो गया आपका, थर्ड सबशेल हो गया ना, 0 1 2 3, 0 1 2 3 है ना, f है ना, तो f की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बी ऑप्शन चला गया, तो सी और डी पॉसिबल है। आज जब l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितनी पॉसिबल होनी चाहिए, -32 + 3 इंक्लूडिंग 0, तो ये +4 पॉसिबल ही नहीं है ना, -32 + 3 इंक्लूडिंग 0 होना चाहिए, तो इसकी जो रेंज है उसमें सिर्फ ये सी वाला ऑप्शन ही बैठ रहा है, और m की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, +½ -½ कोई भी चलेगा। इज दैट क्लियर, तो ये हो गया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना, कितना आसान है, ईजी लगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विथ l = 3 एंड n = 4। बराबर, अभी l = कितना बोला है हमें, 4 बोला है, तो फोर्थ शेल की हम बात कर रहे हैं, l = 3 बोला है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, p की बात कर रहे हैं, क्या p की बात कर रहे हैं, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 1 2 3 s p d f, f की हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर है। तो f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ना, तो हो गया ना अपना। अभी l = 3 और n = 4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, आपको कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ +½ स्पिन क्वांटम नंबर इन सबशेल l = 3 एंड n = 4। तो n = 4 और l = 3, मतलब 4f की बात करें, 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में से 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन +½ में रहेंगे और 7 इलेक्ट्रॉन -½ में रहेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल विल बी 7, अगर +½ वाला। इस तरह का मॉडिफिकेशन पॉसिबल है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यू शुड एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। ओके, तो हाइएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम तय करने के लिए हमें m और s को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें n और l से ही तय करना होता है। तो ये 3 है और ये 1 है, मतलब हम बात कर रहे हैं 3p के बारे में, ये 3 और 2 है, तो ये 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 + 0 कितना हो गया, 4, 3 + 0 कितना हो गया, 3। तो लोवेस्ट एनर्जी किसका आ रहा है, जिसका n + l वैल्यू सबसे छोटा है, वही लोवेस्ट हो गया ये, बराबर। अभी अपने को क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो हाईएस्ट मतलब जिसकी n + l वैल्यू हाईएस्ट हो, तो 5 है, तो ये आपका हाईएस्ट हो गया, बराबर है। और अभी इसमें 4 और 4 में टाई है, तो इसमें भी आपको तय करने आना चाहिए। ठीक है, ये 4 0 है और ये 3 1 है, तो इसमें किसको आप लोअर एनर्जी मानोगे, 3 1 को लोअर एनर्जी मानोगे। ठीक है ना, अगर मुझे यहाँ पर 3 और 1 और 4 और 0 में डिसाइड करना हो कि कौन लोअर है, तो लोअर क्वांटम, जब टाई हो जाते तो लोअर क्वांटम नंबर, लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब कौन सा इसमें से एप्लीकेबल नहीं है, गलत कौन सा है, बराबर। n = 1 l = 1 पहला ही गलत हो गया ना, क्योंकि l की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए,
यस और नो। एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n-1, ठीक है ना, 0 to n-1 होता है। तो जो एल की वैल्यू है वो एन से छोटी ही होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 0 ये भी पॉसिबल है। खाली ये पहला वाला ही है जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम विद द एटॉमिक नंबर 37। अभी आपको ये पता रहेगा कि रुबिडियम की पोजीशन क्या है, बराबर है। आप जानते हो ली ना के आर बी सीज फरार, बराबर है। तो ये आपका कौन सा सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है और फिफ्थ पीरियड है। तो आप जानते हो कि रुबिडियम जो है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s1 है ना, अल्कली मेटल है, मतलब फर्स्ट वाली फैमिली है तो 5s1 ही होना है, और फिफ्थ वाला पीरियड आ रहा है इसके लिए 5s1 है। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, z इज इक्वल टू 37 आपको दिया है, आप उसकी अपवर्ड सीरीज़ के हिसाब से 1s2 से करते जाइए, तो 5s1 पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन रुकेगी, ठीक है। तो 5s1, तो 5 मतलब कितना हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 5 हो गया। एस सबशेल है मतलब ये 0 हो गया। एस सबशेल की वैल्यू, एल वैल्यू भी 0 होती है और एम वैल्यू भी 0 ही होती है ना। अब -0 से +0 क्या होता है, 0 का 0 ही होता है कि नहीं। और उसके अंदर आप क्या ले लेंगे, +½ ले लेंगे। वो +½ -½ कुछ भी चल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से +½ एक ही है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, है ना, बड़ा आसान। 500 और +½ ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स are identify the quantum number n, identified the quantum number n and l are given to us, we have to place them according to the above, मतलब आपको लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट की ओर जाना है, ठीक है। तो फटाफट इसका सम कर दीजिए। n 4 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 5, 4 + 0 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सो लोअर एनर्जी लेवल जो है वो कौन सा है, लोअर एनर्जी लेवल जो है आपके 4 और 0 वाला है, और ये दोनों, इन दोनों के अंदर टाई हो गया तो लोअर कौन सा लिया जाएगा, 3 1 वाला लिया जाएगा। तो फोर्थ विल बी द लोएस्ट, फोर्थ विल बी द लोएस्ट, ये आपका आंसर आ गया ए, बराबर है। चेक कर लीजिए 1 वाला हाईएस्ट आ रहा है क्या, बराबर, ये 5 है, ये 5 है, और ये 5 5 दोनों में टाई हो गया, तो ये 3 + 2 है, ये 4 + 1 है, तो हायर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल हैव अ हायर एनर्जी लेवल, ओके। सो 1 वाली ऑप्शन सही है। तो इस तरह से MCQ है ना एकदम आसान। अभी कुछ MCQ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और ख़ास करके उसके अंदर जो नोड्स रहते हैं ना उसको लेकर सवाल आते हैं, नोड्स को लेकर। तो अभी अगला जो मेरा डिस्कशन है इसमें नोड्स को लेकर है, तो लेट्स क्विकली चेक इट आउट। फॉर L इज इक्वल टू 0, M कैन हैव ओनली वन वैल्यू, दिस मीन्स S सबशेल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन द स्पेस एंड द S ऑर्बिटल विल बी स्फेरिकल। एक ही ओरिएंटेशन उसकी पॉसिबल है ना, तो एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो उसका आंसर क्या है अपना S सबशेल। और देखो मज़े की बात क्या है कि इसमें आपको क्या बोला है कि L इज इक्वल टू 0, ये इसी का जो ये एक्चुअल, ये अभी राज की बात जो मैंने बोला था ना पहले, मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये यही राज की बात है। जो L इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये 0 क्या बताता है पता है आपको, 0 बताता है नंबर ऑफ नोड्स। येस, सो इट इज़ सो सिंपल टू आइडेंटिफाई। अगर आपसे कोई पूछे कि F सबशेल में कितने नोड्स होते हैं, सीधी बात, नो बकवास, F की वैल्यू कितनी है, L वैल्यू कितनी है, 3, F की L वैल्यू 3 है ना, तो उसके नोड्स भी 3 हो जाएंगे। D की L वैल्यू कितनी है, 2, तो उसके नोड्स भी 2 हो जाएंगे। P की L वैल्यू कितनी है, 1, तो उसके अंदर एक नोड है ना, कितना आसान है। तो आपको अगर नोड्स पता करने हैं तो जो आपकी एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, उतने ही नोड्स उसके अंदर होते हैं। तो जैसे आपको इधर कोई नोड दिखाई दे रहा है क्या, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नोड क्या है अरे बाप रे, नोड का मतलब होता है ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 0 हो। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो हर जगह पाया जा रहा है, ये पूरा स्फेरिकल, पूरा स्फीयर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ऐसा कोई जोन नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ना हो, मतलब यहाँ कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नंबर ऑफ नोड कितना हो गया, 0 हो गया। तो एस सबशेल के नोड 0 होते हैं, इसीलिए एस सबशेल की L वैल्यू 0 है। समझ गए ना। चलिए इसको और दूसरे हम लोग सबशेल लेते हैं, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए हम बात करें P सबशेल के बारे में, तो P सबशेल जो है इसका मुझे बताइए कि इसमें इसका L वैल्यू कितना है। P सबशेल की जो L वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब इसमें एक नोड होना चाहिए। तो ये आप स्फीयर लीजिए, अब स्फीयर को यहाँ से और यहाँ से आप स्क्वीज़ कीजिए, दबा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये, बराबर है। और देखिए अभी आपको ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट ऐसी पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इधर पाया जा सकता है। कहाँ पाया जा सकता है, इधर पाया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो प्लेन है बताया ना मैंने, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नोड। तो देखो इसमें आ गया ना, एक नोड आ गया ना, इसमें जब स्फेरिकल था तो कोई नोड नहीं था, और जब P बन गया तो उसमें एक नोड आ गया, इसका मतलब इसके अंदर एक नोड पॉसिबल है।
है ना, एकदम आसान समझने के लिए। तो पी सबशेल में एक नोड पॉसिबल है। वैसे हम डी का भी देखेंगे, पहले हमने पी का समझ लिया ना। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि पी जो सबशेल है उसकी तीन एम वैल्यूज़ पॉसिबल होती है, -1, 0 और +1। तो उसके हिसाब से 3 ऑर्बिटल होनी चाहिए। अब एक ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो क्या दूसरी भी ऐसी होगी, तीसरी भी ऐसी ही होगी? आंसर इज़ नो। अगर ये आपका एक एक्स के एक्स एक्सिस पर है तो जो दूसरा जो रहेगा वो आपका वाई एक्सिस पर रहेगा, और जो तीसरा जो रहेगा उसको भी परपेंडिकुलर रहेगा अलॉन्ग द जेड एक्सिस। बराबर है। तो ये आपका हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल हो गए। सो हमने क्या कहा कि अगर L इज इक्वल टू 1 है तो M की 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और +1। और इसके हिसाब से P में 3 ऑर्बिटल होती है, सिंस देयर आर 3 ऑर्बिटल। एंड तीनों को आप स्पेस में इस तरह से अरेंज करो ताकि उसमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए तो भाई तीनों को एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होना यही पॉसिबल है। तो इसके लिए वो तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस पर रहते हैं। ठीक है, तो उसके एक का नाम हमने दिया है पी एक्स, पी वाई, और एक को हम कहते हैं पी जेड। तो सर -1, 0, +1 क्या था? अरे भाई वही है, -1, 0, +1 बोलो या पी एक्स, पी वाई, पी जेड बोलो, बात तो एक ही है। L इज इक्वल टू 2, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, -2 से +2 इंक्लूडिंग 0। तो 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल के शेप आपके स्क्रीन पर है। ये पाँचों ऑर्बिटल आपको याद करने हैं। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपने याद करा, वैसे आपको ये भी याद करना है। उसके नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी x² - y² और डी z²। ठीक है, अभी इसके अंदर 2 नोड्स है, हर एक ऑर्बिटल में 2 नोड है। हैं, हमको तो नहीं दिख रहे हैं, अगले चित्र में आपको दिखेंगे। फिलहाल आप ये नाम याद करिए, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। देखो ये वाई और जेड है, वाई और जेड है। तो जो ऑर्बिटल वाई जेड प्लेन में उसका नाम है डी वाई जेड। देखो अभी ये वाला, देखो ये जेड है और ये एक्स है। देखो आप ध्यान से विजुलाइज करो, कितना अच्छा 3D डायग्राम है ये। एक्स और वाई प्लेन के, एक्स और जेड प्लेन के अंदर उसका नाम दिया है डी एक्स जेड। और ये आपका एक्स और ये वाई जो आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के बीच में वो लाई कर रहे हैं, इसके लिए उसका नाम क्या दिया हमने? डी एक्स वाई। तो जो जिस प्लेन में वो नाम दिया है। अभी ये वाला भी देखो, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन के बीच में है और ये अलॉन्ग द एक्सिस है। तो जो अलॉन्ग द एक्सिस है उसका नाम दिया है डी x² - y²। और ये देखो ये अलॉन्ग द जेड एक्सिस है, इसके लिए डी इसका z² नाम दिया है। तो ये दोनों अलॉन्ग द एक्सिस है और ये दोनों बिटवीन द एक्सिस है, तीनों। ठीक है, तो डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर भी 2 ग्रुप है। ऐसे 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं कि जो बिटवीन द एक्सिस है, और 2 ऑर्बिटल वैसे हैं कि जो अलॉन्ग द एक्सिस है। ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस वाले के नाम क्या है? डी x² - y² और डी z²। और 11th से 12th में जो भी बच्चे आए उनको मैं खास बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसकी नॉलेज ये 5 ऑर्बिटल को लेकर क्लियर है उसको सारी बातें कोऑर्डिनेशन में समझ में आ सकती है। तो खास इसके ऊपर ध्यान दीजिए, डी की 5 ऑर्बिटल कौन सी है और उसके ओरिएंटेशन क्या है ये आपको पता होने चाहिए। तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है और 2 ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस है। जो बिटवीन द एक्सिस है उसका नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और जो अलॉन्ग द एक्सिस है उनके नाम क्या है? डी x² - y² जो एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और डी z² जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर आपने इसका L इज इक्वल टू 2 दिया, मतलब यहाँ पर 2 नोड्स होने चाहिए। तो ये 2 नोड्स कौन से हैं? तो ये अगला चित्र में आप देख सकते हो। ये देखिए, ये मैंने और 3D डायग्राम यहाँ पर लिया हुआ है। ये हमने यहाँ पर लिया है डी एक्स वाई, मतलब ये x और y जो आपके एक्सिस है उनके बीच में है। ठीक है, तो अभी ये देखो, जो ऊपर से आपको एक ग्लास प्लेन हमने लिया हुआ है, बराबर। ये देखो ना, ये आपने कैसा लिया हुआ है, ये ऐसा एक ऑर्बिटल है और ये ऐसा है। ठीक है ना, तो इसके बीच में ये एक नोड जा रहा है और यहाँ से भी तो एक नोड जा रहा है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने नोड पॉसिबल हो पा रहे हैं? 2 नोड्स पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो ये जो दोनों नोड है इसी का मतलब होता है ना कि डी की जो L वैल्यू है वो 2 रखी गई है। ठीक है, वैसा ही आप डी एक्स जेड में भी देखिए, डी वाई जेड में भी देखिए और डी x² - y² में भी देखिए। और डी z² जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। डी z² का जो आप देखते हो डोनट शेप स्ट्रक्चर है उसका, है ना। एक ऑर्बिटल अलॉन्ग द जेड एक्सिस है और फिर उसके आजू बाजू एक डोनट है। तो डोनट के बीच में देखो एक कोन जा रहा है, एक ऊपर से भी कोन आ रहा है और नीचे से भी कोन आ रहा है। तो इस तरह से इसके भी क्या हो गए? इसके भी 2 नोड्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गए डी। आपको कोई पूछे डी सबशेल में कितने नोड्स है, तो 2 नोड्स है। एक चीज़ है, आप इस तरह से विजुलाइज करके बता सकते हो, या सीधी बात नो बकवास, डी की L वैल्यू 2 है तो नोड्स भी 2 है। अभी मुझे बताओ जी सबशेल है। अब जी सबशेल तो आपने देखा नहीं है, लेकिन आप जानते हो जी सबशेल की L वैल्यू कितनी है? जी सबशेल मतलब क्या हुआ? SPDFG, बराबर 5वां आ रहा है, मतलब 0 1 2 3 4। तो जी वाले की L वैल्यू 4 है, तो उसके अंदर 4 नोड्स होंगे, बराबर है। अभी उसका शेप क्या है उसको गोली मारो,
बराबर है, वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब ये एफ सबशेल की जो शेप होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और एफ के ये जो नाम है ये सब एफ -3 -2 ये आपको कोई भी याद नहीं करना है, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। थ्रू आउट द सिलेबस कहीं पर भी यूज़ नहीं होएगा। सीधी आप इतनी बात याद रख लीजिए, अगर एफ सबशेल है तो उसकी एल वैल्यू 3 है, इसके लिए -3 से +3 इंक्लूडिंग 0, ये इतने वैल्यूज़ पॉसिबल है। टोटल 7 वैल्यूज़ हो गए, तो 7 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। इनके शेप आपको कतई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये 3 नोड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये 3 नोड्स इसके अंदर दिख रहे हैं। अगर नहीं भी दिख रहे तो इसको गोली मारो, आपका काम हो गया है, ठीक है। इसकी एल वैल्यू 3 है ना, तो आपका काम हो गया ना, 3 उसमें अंदर नोड्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने एंगुलर नोड्स के बारे में बात कर ली। अब जिन बच्चों के विजुलाइजेशन क्लियर नहीं है कि एसपीडीएफ ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनके लिए खास है। ये आपका हो गया 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई नोड नहीं है। फिर ये आ गया आपका 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल। अभी देखो मजे की बात है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि रेडियल नोड कितने हैं, तो मुझे बताओ 1s और 2s के बीच में तो खाली जगह होगी ना, तो वो उसका रेडियल नोड कहलाता है। उसके बारे में डिटेल में लेता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये हो गया आपका 2px, क्योंकि अलॉन्ग द p एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका अलॉन्ग द y एक्सिस हो गया, तो ये py हो गया, और उसी को परपेंडिकुलर ये हो गया आपका 2pz, है ना। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन अभी होपफुली क्लियर हो चुकी है। और देखिए ये पूरा कैसा है, डम्बल शेप्ड है। एसपीडीएफ नाम कहाँ से आए थे, तो एस मतलब स्फेरिकल, पी मतलब प्रिंसिपल, और डी मतलब डिफ्यूज्ड, और एफ मतलब फंडामेंटल। हाँ, डी मतलब डम्बल नहीं होता है, डी मतलब क्या, डिफ्यूज्ड, और एफ मतलब फंडामेंटल। ये सारे जो उसके आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो लाइंस मिले थे ना, उन लाइंस के हिसाब से उसके नाम दिए गए थे। तो एसपीडीएफ के नाम कहाँ से आए, स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। स्फेरिकल शेप से नाम आया हुआ है, बाकी जो नाम है उसके इससे दिए हुए हैं। और यही अभी डी सबशेल की भी विजुअलाइजेशन आप देख लीजिए। ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया, उसके बाद में ये 2s ऑर्बिटल हो गया, और उसके बाद में ऊपर आएगा 2px, 2py एंड 2pz, और इसके ऊपर ये हो गया आपका गोल वापस से 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के ऊपर अभी आएगा dxy, dx² - y², आप देख सकते हैं ये अलॉन्ग द एक्सिस है। और सॉरी, ये 3px, 3py एंड 3pz है, माई मिस्टेक, 3px, 3py, 3pz है, ओके। और अभी हम इसके अंदर डी सबशेल को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जो डी की ऑर्बिटल्स है वो कैसे दिखेंगी, चलिए देखते हैं। ये आपका अभी तक 1s, 2s, 2p, 3s और 3p कवर हुआ है, बराबर है। अभी इसके ऊपर क्या आएगा, 4s आ गया, बराबर। अब 4s के बाद आपको 3D भरना है ना, इसके लिए 4s के बाद अभी 3D को लाया जा रहा है। तो 3D के देखिए x और y प्लेन के बीच में आया, येलो कलर वाले जो है x और y प्लेन के बीच में है, और ये अलॉन्ग द x एंड y एक्सिस है। ये बिटवीन द y, ये देखो ये बिटवीन जो है आपको दिख रहा है, बिटवीन द एक्सिस एंड अलॉन्ग द एक्सिस का आप डिफरेंस पता कीजिए, ठीक है। ये बिटवीन द एक्सिस है, ये अलॉन्ग द एक्सिस है ना, बिटवीन द एक्सिस, ये भी बिटवीन द एक्सिस, ये अलॉन्ग द एक्सिस, ये आपका dz² हो गया जब ये एक ही आ रहा है ना। कितना आसान है, ये आपका हो गया विजुअलाइजेशन उसका पूरा। होपफुली ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एक सेकेंड, अभी हम रेडियल नोड्स की बात करते हैं। तो देखो बड़ा मज़ेदार है, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, ये 1s के ऊपर 2s है, तो 1s और 2s के बीच में जो एक रिंग आपको खाली दिख रही है, तो ये इसको हम कहते हैं रेडियल नोड। तो आपको कोई पूछे कि एस सबशेल की एंगुलर नोड कितनी है, तो 0, एंगुलर नोड कभी नहीं होती है। लेकिन उसकी जो रेडियल नोड है, तो 1s के ऊपर तो कोई रेडियल नोड है, लेकिन 1s और 2s के बीच में एक नोड आएगी। और वैसे 1s, 2s और 3s के बीच में ऐसे 2 रिंग दिख रही है, तो उसके 2 रेडियल नोड आ गए, ठीक है ना। तो इसका भी मैंने एक सिंपल आपको फॉर्मूला बता दिया है। रेडियल नोड कैसे पता करनी है, n - l - 1, ये सीधी बात, नो बकवास है। n - l - 1, तो मान लीजिए मैंने आपको 5s के रेडियल नोड पूछे, तो या तो विजुलाइज भी कर सकते हो या तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। 5s के रेडियल नोड मतलब 5 - l वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। एस सबशेल की बात कर रहा हूँ मैंने, 5s के रेडियल नोड पूछे आपको, तो 5 - 0 - 1 दैट इज नथिंग बट 4। और जिसको विजुलाइज होता है वो ये देखिए, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है और ये 5s है। तो 1s, 2s, 3s, 4s और 5s के बीच में देखो ये एक रेडियल नोड है, ये दूसरा रेडियल नोड, ये तीसरा रेडियल नोड है, चौथा रेडियल नोड, हो गए ना, 4 रेडियल नोड हो गए।
तो ये 4 रेडियल नोड हो गए। और अभी ये जो आपको यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी जो दिखाई दे रही है, मतलब कैसा होता है कि मुझे ये बताइए, एकदम सिंपल सी बात है कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की हमेशा प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। अगर ये न्यूक्लियस है ये डॉट, तो जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, देखो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ऑर्बिटल जहाँ पर है, ये क्लाउड जहाँ पर है, वहाँ पर ऐसा जोन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम हो जाएगी, और फिर जब 2s आएगा तभी फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर वही बता रहा है, देखो ये वाला जो लाइन है वो क्या बता रहा है, 1s क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप जा रहे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, और फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है कम होती जा रही है। ठीक है। और अगर आप 2s वाला ग्राफ देखो, 2s वाली ग्राफ को देखो, तो यहाँ पर भी वही बताया, शुरू में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, फिर कम हो गई, फिर वापस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, फिर घट जाएगी। और 3s का आप देखोगे तो ऐसा 1 2 और 3 ऐसे 3 दिखाई देंगे। ये आपका 1s है, फिर 0 हो गया, फिर 2s है, फिर 0 हो गया, फिर 3s है। तो ये जो 0 0 आ रहा है ना, यही रेडियल नोड की इंडिकेट करते हैं, रेडियल नोड को इंडिकेट करते हैं। अभी आपको अगर ये सब रेडियल नोड को इंडिकेशन छोड़ो, अब मैं कहता हूँ अगर आप ये n-l-1 ये आप करोगे तो आपको रेडियल नोड सीधा मिल जाएगा। सेम हम लोग ये p ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए लगा सकते हो। तो p सबशेल के लिए हम लोग देख लेते हैं p सबशेल की रेडियल नोड कैसे निकालनी है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 1s ऑर्बिटल लिया हुआ है, 2p ऑर्बिटल है, 1p तो होता ही नहीं है, ये 2p है, ये 3p है और 4p है। तो 2p और 3p के बीच में खाली जगह रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो उसी को क्या कहलाएगा, वो रेडियल नोड कहलाएगा। आप ये तो जानते हो कि 2p का एंगुलर नोड एक है, किसी का भी 2p हो 3p हो 4p हो, एंगुलर नोड तो सभी का एक ही है, क्योंकि है तो वो p ना, तो p का एंगुलर नोड हमेशा 1 ही रहेगा। अभी रेडियल नोड पूछा है, उसका मतलब क्या है, 2p के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, क्योंकि 1p है ही नहीं, 1p तो है ही नहीं, तो सिर्फ 2p है। तो 2p के बीच में तो और कोई p है ही नहीं, तो इसके लिए इसकी रेडियल नोड 0 है। अब 2p और 3p के बीच में खाली जगह है, मतलब इसकी एक रेडियल नोड है, और 2p 3p और 4p के बीच में 2 बार खाली जगह आ जाएगी, तो इसके 2 रेडियल नोड हो गए। और नहीं तो भी आप फॉर्मूला से तो उसको कर ही सकते थे ना। फॉर्मूला क्या है, n-1 ठीक है। और मान लीजिए 4p का आपको ढूंढना है, तो 4 का माइनस p की वैल्यू कितनी होती है, l वैल्यू 1 -1 दैट इज इक्वल टू 2। तो है ना, इसके 2 रेडियल नोड मैं बता चुका हूँ, इसका 1 रेडियल नोड है, इसके 0 रेडियल नोड है। फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करके गेट कीजिए, देखो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो रेडियल नोड वाला फंडा भी क्लियर हो गया। लेट अस क्विकली टेक क्वेश्चंस ऑन द नोट्स। अभी आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मुझे बताइए फटाफट कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं। एंगुलर नोड ऑफ 4p, तो 4p का एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, तो 4 -1 -1 दैट इज इक्वल टू 2। एंगुलर नोड ऑफ 3p, तो 3 -1 -1 दैट इज इक्वल टू 1। रेडियल नोड ऑफ 4p, अरे 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 देखा, ये जो गड़बड़ की मैंने, ये जो मैंने पता किया ना, असल में मैंने रेडियल नोड पता की है, यहाँ एंगुलर नोड पूछा था। देखा, देखो मैंने गड़बड़ कर दी, तो आप भी कर सकते हो, ध्यान रखना है। एंगुलर नोड चाहे वो 4p हो या 3p हो भाई, एंगुलर नोड तो उसका एक ही होने वाला है ना। एंगुलर नोड तो ये वाला था, ये तो p में एक ही एंगुलर नोड होता है, तो चाहे वो कौन सा भी 4p हो या 3p हो, एंगुलर नोड उसका एक ही आना था। ये जो 2 और 1 हमने फाइंड किया, ये रेडियल नोड है, ठीक है ना। ओके, अभी रेडियल नोड ऑफ 5d मुझे पूछा गया है, तो 5 माइनस, ये रेडियल है ना, हाँ रेडियल ही है, तभी सब्ट्रैक्ट करने का। 5 माइनस d की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, बराबर है, -1, तो 5 - 2 - 1 दैट इज़ नथिंग बट 2, बराबर है। और क्यों ना हो, पहला ऑर्बिटल 3d है, फिर 4d और 5d है, तो 3d और 4d के बीच में एक रेडियल नोड, और 4d और 5d के बीच में एक रेडियल नोड, तो हो गए ना 2 रेडियल नोड। 1d 2d तो होता ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपका ये है। तो रेडियल नोड ऑफ 6s आप निकाल के देखिए, तो 1s से चालू हो गए 6s तक, मतलब 5 आने हैं, फिर भी आप n-l-1 कर लीजिए, तो क्या आएगा 6 - 0 - 1 दैट इज़ नथिंग बट 5। तो देयर आर 5 रेडियल नोड। होपफुली आपको रेडियल नोड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, और सारे अभी क्वांटम नंबर के क्वेश्चन से आप बहुत ईजिली क्रैक कर पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का, या तो फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चंस कवर करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स आपके चल रहे हैं उसके अंदर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।